गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से जीएसटी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। हमने लास्ट क्लास में पेज नंबर 1.10 तक पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने समझ लिया था कि पुरानी टैक्सेस में क्या कमियां थी जिस वजह से जीएसटी आया था। जैसे लास्ट में एक वर्ड समझाना इसमें रह गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। सीएसटी एक नॉन वेटेबल टैक्स था। ये वैसे नॉन वेटेबल मतलब जिसका वैट से क्रेडिट नहीं मिलता था, नॉन वेटेबल। आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया गया था कि पुरानी टैक्सेस में कुछ कमियां थी, उन्हीं कमियों को रिमूव करने के लिए जीएसटी लाया गया था इंडिया में, राइट। उसमें एक कमी ये थी कि पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब आप सामान बेचते थे तो सीएसटी लगता था। जैसे राजस्थान से कोई गुड्स जा रहा है यूपी, बिक रहा है, तो राजस्थान से यूपी जा रहा है तो ये इंटर स्टेट हो गया, INTER। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान। अब तो खैर IGST लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या लगता था? CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स राजस्थान गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी कस्टमर से। जैसे 1000 रुपीज़ का गुड्स है, ए ने बेचा है बी को जो यूपी में रहता है। CST की रेट है सपोज 10%, तो 10% हो गया 100 रुपीज़, 1000 का, राइट। 1100 का बिल बना के दे दिया। अब ये CST भली लगाती कौन थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। नाम से पता चल रहा है सेंट्रल सेल्स टैक्स कि गुड्स बेचने पे अगर इंटर स्टेट गुड्स बेचते थे, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स बेचते थे तो CST देना होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये लगाती भली सेंट्रल गवर्नमेंट थी पर कलेक्शन का राइट स्टेट को ही दे रखा था, तो राजस्थान गवर्नमेंट को ही जमा कराएगा ये, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। बी ने सपोज यूपी में सामान किसी को बेचा, बी ने सी को बेचा यूपी में। बी 1000 रुपीज़ प्राइस है, राइट। 1000 रुपीज़ तो प्राइस है, उसके लिए कॉस्ट है जो दे के आया। पर ये जो CST बी ने दिया, राइट, इसे इनपुट टैक्स का क्लेम वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि खरीदने पे वैसे जो टैक्स देते हैं उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं, आप पढ़ चुके थे। पर CST किसे दिया है? राजस्थान गवर्नमेंट को। और बी जब सी को सामान बेचेगा यूपी में तो उसे वैट देना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स। और विद इन स्टेट सामान बिकता है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट, INTRA, इंट्रा स्टेट। और वो लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट, तो यूपी गवर्नमेंट को देना है। तो यूपी गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना है, और आपने खरीदने पे टैक्स किसे दिया था? राजस्थान गवर्नमेंट को। तो दोनों गवर्नमेंट अलग हैं, इससे गवर्नमेंट मना कर दी थी, यूपी गवर्नमेंट मना कर देगी कि तुमने CST तो खरीदने पे राजस्थान गवर्नमेंट को दिया है, इससे हम उसका क्रेडिट नहीं देंगे। तो जब क्रेडिट नहीं देगी गवर्नमेंट तो CSB क्या करेगा? अपनी जेब से थोड़ी देगा इनडायरेक्ट टैक्स, बर्डन तो कस्टमर पे डालेगा। तो वो टैक्स को क्या करेगा? कॉस्ट में ऐड कर देगा। 1000 + 11, कॉस्ट इस बार ली जाएगी 1100। फिर अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, सपोज 400 प्रॉफिट ऐड करा, 1500 में सी को बेचा, 10% वैट कलेक्ट करेगा, सेल्स टैक्स विद इन स्टेट बिक रहा है तो 150, टोटल बिल बनाएगा 1650 का। क्लियर? तो हमें क्या समझ में आया कि जो अगर गवर्नमेंट आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं देती है, यानी खरीदने पे जो आप टैक्स नहीं देते हैं वो कॉस्ट में जोड़ देता है फिर बिजनेसमैन, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, अपनी जेब से तो नहीं देगा। अगर गवर्नमेंट क्रेडिट देगी तब तो वो सेट ऑफ करा लेगा। सेट ऑफ मतलब इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स में से डिडक्ट कर लेगा। फॉर्मूला यही होता है, आउटपुट टैक्स जो आपने बेचने पे कलेक्ट किया कस्टमर से वो हो गया आउटपुट टैक्स, खरीदने पे जो आप टैक्स दे के आते हैं वो होता है इनपुट टैक्स। फॉर्मूला होता है वैट का, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे तो 150 रुपये आउटपुट में से इनपुट डिडक्ट होता, फिर वो 100 रुपये इसमें नहीं जोड़ता प्राइस में, फिर वो कॉस्ट कितनी लेता? 1000 रुपीज़ ही लेता। पर अगर गवर्नमेंट मना कर देती है कि हम आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं देंगे तो कस्टमर बिजनेसमैन क्या करेगा? वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देगा, कॉस्ट बढ़ा देगा, प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को आगे बेचेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से बर्डन अल्टीमेटली कस्टमर को बियर करना होगा। अगर गवर्नमेंट क्रेडिट देती है तब तो गवर्नमेंट को कम टैक्स जाएगा, आउटपुट में से इनपुट आप डिडक्ट कर लेंगे। पर अगर गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं देती है तो आप कॉस्ट में जोड़ देते हैं, खरीदने पे जो आप टैक्स से क्या आते हैं इनपुट टैक्स, वो कॉस्ट का पार्ट हो जाता है ताकि हम बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट कर सकें। तो इस केस में भी वैसे ऐसा होना चाहिए था कि 100 रुपये 150 रुपये वो कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है, खरीदने पे 100 रुपये दे के आया, उसका क्रेडिट वो मांगता। पर ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि ये जो देना है, जो आपको वैट देना है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट को देना है सेल्स टैक्स, और जो CST आप दे के आए हैं वो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को दे के आए, दोनों सरकारें अलग हैं। इससे सरकार आपको CST का क्रेडिट नहीं देती थी वैट के साथ। इसे CST को क्या बोलते हैं? नॉन वेटेबल। नॉन वेटेबल होता है जो वैट आप ले रहे हैं बेचने पे, जो कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं, उससे बोलते हैं आउटपुट टैक्स एंड नॉन वेट, और उसके साथ आप CST को डिडक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो दूसरी गवर्नमेंट को दिया है आपने, तो इसलिए CST को बोलते थे नॉन वेटेबल
आइटम, क्योंकि इसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपको नहीं मिलता था। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब सरकार इनपुट टैक्स का क्रेडिट देगी, और मैं वापस बोल रहा हूँ क्योंकि जीएसटी में भी काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, अगर सरकार कहती है कि खरीदने पे जो आपने टैक्स दिया वो आप आउटपुट में से डिडक्ट कर सकते हैं, यानी क्रेडिट मिल रहा है आपको, तो वो आप कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। फिर आप खरीदने पे जो टैक्स दे के आए हैं वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, उसे खर्चा नहीं मानेंगे, टैक्स हटा के कॉस्ट मानी जाएगी। पर अगर गवर्नमेंट मना कर देती है यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, तो जो टैक्स आप दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेज वो कॉस्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि अपनी जेब से थोड़ी दूंगा मैं ऐड, क्योंकि आप मेरी जेब से लग गया 100 रुपये, तो क्या करेगा बिजनेसमैन ऐड कर देगा ताकि बर्डन कस्टमर पे चला जाए। यानी बिजनेसमैन कभी नुकसान में नहीं रहता है, दोनों ही चीज़ों में कस्टमर को ही नुकसान है, बर्डन जाता है। अगर गवर्नमेंट क्रेडिट देती है तो गवर्नमेंट को कम टैक्स जाएगा, आउटपुट माइनस इनपुट, और गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं देती है तो बिजनेसमैन क्या करेगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा देगा और बर्डन कस्टमर पे डाल देगा। यानी बिजनेसमैन को दोनों ही केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिट दोगे तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हो जाएगी, गवर्नमेंट को हम कम टैक्स देंगे, आउटपुट में से इनपुट डिडक्ट कर लेंगे, और अगर क्रेडिट नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ देंगे इनपुट टैक्स और बर्डन कस्टमर पर डाल देंगे। यानी बिजनेसमैन के लिए न्यूट्रल है दोनों चीज़ें, गवर्नमेंट देगी क्रेडिट तो भी ठीक है, नहीं देगी तो भी ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सेम कॉन्सेप्ट जीएसटी में भी अप्लाई होगा। अगर आपने खरीदने पे किसी दूसरी गवर्नमेंट को जीएसटी दिया है और बेचने पे किसी दूसरी गवर्नमेंट को देना है, तो आप दूसरी गवर्नमेंट को जो आपने जीएसटी दिया है इसे इनपुट टैक्स बोलेंगे। खरीदने पे जो आपने टैक्स दिया इनपुट टैक्स, बेचने पे जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो होता है आउटपुट टैक्स, राइट। अगर दिया है किसी और गवर्नमेंट को और क्लेम किसी और गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो नहीं होगा। जीएसटी में भी हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी आप आगे, कि अगर जीएसटी दिया है किसी दूसरी गवर्नमेंट को खरीदने पे और देना है किसी दूसरी गवर्नमेंट को, तो ये भी आपस में सेट ऑफ नहीं होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट जीएसटी में भी अप्लाई होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे कुछ पेजेस के बाद में टॉपिक आएगा कि किसका क्रेडिट किसके साथ नहीं मिलेगा। तो आई होप ये नॉन वेटेबल का मतलब समझ में आ गया होगा कि सीएसटी को नॉन वेटेबल इसलिए कहा जाता था क्योंकि सीएसटी का जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट है वो आउटपुट के साथ डिडक्ट नहीं हो पाता था। खरीदने पे जीएसटी दिया है दूसरे स्टेट को, जैसे इस क्वेश्चन में कल बताया था पंजाब को, और बेचने पे जीएसटी देना है दिल्ली गवर्नमेंट को, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि हम आपने जो खरीदने पे 20 रुपये का सीएसटी दिया है उसका क्रेडिट नहीं देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जीएसटी अ क्योर मतलब एक इलाज है फॉर इल ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। तो पढ़ा दिया कि बहुत सारी कमियां थी इनडायरेक्ट टैक्स में, कल के वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए जीएसटी को लाया गया था। तो जीएसटी एक तरह से ट्रीटमेंट हो गया, पुराने टैक्सेस को हटा के हमने एक अच्छा टैक्स बनाया है। अब इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है वही सेम चीज़ जो आप पढ़ चुके हैं कि जो जीएसटी है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, नाम से पता चल रहा है जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स है, इसमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता रहता है जब तक कि प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुंच जाता। मैं ए ने बी को बेचा, फिर बी ने सी को बेचा, तो बी ने खरीदने पे जो टैक्स दिया वो आउटपुट में से डिडक्ट करेगा। फिर सी ने मान लो ई को बेचा, तो इसने जो खरीदने पे टैक्स दिया वो आउटपुट में से डिडक्ट करेगा। जब तक प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुंच जाएगा हर कोई इनपुट टैक्स का क्रेडिट मांगेगा, राइट। खरीदने पे जो टैक्स है वो डिडक्ट करता जाएगा आउटपुट में से। तो एक कॉम्प्रहेंसिव चैन बन जाती है जीएसटी में। जब तक कि प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुँचता है उस पर जीएसटी लगता रहता है और उसका क्रेडिट भी देते रहते हैं। तो इसे पढ़ लेते हैं फटाफट। अ कॉम्प्रहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर है, एक ही बड़ा टैक्स स्ट्रक्चर है, कवरिंग करता है जो बोथ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कवर करता है जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। एड्रेसेस मोस्ट ऑफ द अबव स्टेटेड इशू, जो लास्ट कल पढ़े थे हमने कि क्या क्या प्रॉब्लम थी उनको रिमूव करता है जीएसटी। साइमल्टेनियसली इसी के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एट बोथ सेंट्रल लेवल पे भी लगाया जाता है जीएसटी, जिसे आप सीजीएसटी बोलते हैं, स्टेट लेवल पे भी लगाया जाता है, इसे एसजीएसटी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स है, ये दोनों साथ में लगते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब क्रेडिट मिल जाता है, जो खरीदने पे आप टैक्स देते हैं उसे आउटपुट में से आप डिडक्ट करते हैं, तो उसे आईटीसी लेना बोलते हैं, इनपुट टैक्स का क्रेडिट, या आप सेट ऑफ लेना भी बोलते हैं कि सेट ऑफ करते हैं, घटाते हैं। एंड इंश्योर दैट, इस बात का ध्यान रखा जाता है, बोथ कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट पढ़ाया था, डबल टैक्सेशन, जब टैक्स पे टैक्स लगता है या एक ही चीज़ पे एक आदमी दो बार टैक्स दे रहा है तो उसे कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, डबल टैक्सेशन बोलते हैं। सैंडविच जो पहले होता था, सैंडविच बताया था, 3 टैक्स का कॉमन नाम होता था, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो ये इन्हें सैंडविच बोलते थे क्योंकि तीनों चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होती थी, पहले एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स
और बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो इसे सैंडविच बोलते थे, तो उसको हटा दिया गया, अब जीएसटी आ गया उसकी जगह। एंड सर्विस टैक्स आर रिमूव, उसे हटा दिया गया। एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ सेट ऑफ, आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता रहता है फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोड्यूसर पॉइंट, यानी मैन्युफैक्चरर से लेके या सर्विस प्रोवाइडर से लेके अप टू द रिटेलर लेवल और कंज्यूमर लेवल। जब तक वो सामान कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुंच जाता है, हर बिजनेसमैन खरीदने पर अगर कोई टैक्स दे रहा है तो वो आउटपुट में से उसे डिडक्ट कराता है, तो एक कंटिन्यूस चेन बन जाती है। इन द जीएसटी रेजिम, जो जीएसटी का एरिया है, द मेजर इंडायरेक्ट टैक्सेस, जो बहुत सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जो पास्ट में लगते थे, हैव बीन सबज्यूम, यानी उन्हें मर्ज कर दिया गया है, उन्हें हटा के जीएसटी में डाल दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, सबज्यूम कर दिया गया है इन द एम्बिट, एम्बिट मतलब दायरा, एरिया, इन द एरिया ऑफ जीएसटी में। द अर्थवाइल कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, पहले हम एक्साइज ड्यूटी कल पढ़ाया था, मैन्युफैक्चर पे लगती थी। सेल ऑफ गुड्स करते थे तो वैट लगता था, वैल्यू एडिड टैक्स। अगर विद इन स्टेट बेचते थे तो वैट लगता था, जिसे आप सेल्स टैक्स भी बोल सकते हैं। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते थे तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, और सर्विस पे क्या लगता था, सर्विस टैक्स। अब जीएसटी में ना कोई मैन्युफैक्चर वर्ड आएगा, ना कोई रेंडरिंग ऑफ सर्विस वर्ड आएगा, ना कोई सेल ऑफ गुड्स आएगा, इनकी जगह एक ही वर्ड आएगा, सप्लाई। मैंने कल भी बताया था कि जीएसटी में ना सेल वर्ड है, ना परचेज वर्ड है, ना मैन्युफैक्चर वर्ड है, ना सर्विस रेंडर करने का वर्ड है। अब जो सप्लाई वर्ड लिखा गया कि अगर आप कोई सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज तो आपको जीएसटी देना होगा, ये लाइन यही कह रही है। द अर्थवाइल कॉन्सेप्ट, जो पहले के कॉन्सेप्ट होते थे कि मैन्युफैक्चर वर्ड यूज़ होता था जिस पे एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, सेल ऑफ गुड्स वर्ड यूज़ होता था जिस पे वैट या सेल्स टैक्स देना होता था, और रेंडरिंग ऑफ सर्विस वर्ड यूज़ होता था, रेंडर मतलब देना, आप सर्विस देते थे तो सर्विस टैक्स देना होता था, आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल। अब इन वर्ड्स का जीएसटी में कोई मतलब नहीं है, सिंस द टैक्स इज नाउ लेविड, क्योंकि अब जीएसटी लगाया जाता है, लेविड मतलब चार्ज होता है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। अब एक ही वर्ड है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। इफ़ यू आर गोइंग टू सप्लाई एनी गुड्स और सर्विस यू आर लायबल टू पे जीएसटी। अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विस देने जा रहे हैं तो आपको जीएसटी देना होगा। आई होप ये पैरा समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया में कैसे कैसे जीएसटी आया, इसमें से 99% चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिपीटेशन है तो अच्छी बात है। जितनी बार चीज़ें रिपीट होती हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, आपका बेस स्ट्रांग होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। पहले फर्स्ट डुअल जीएसटी, पहले ही बता दिया था फर्स्ट क्लास में कि जीएसटी 3 तरीके से लग सकता है किसी भी कंट्री में। जीएसटी को एप्लीकेबल करना है किसी भी कंट्री में तो आप 3 तरीके से जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक होता है जीएसटी नेशनल बेसिस पर, एक तो हम नेशनल बेसिस पे लगा सकते हैं, एक होता है जीएसटी स्टेट बेसिस पे, और एक होता है डुअल बेसिस पे। 3 तरीके से आप जीएसटी लगा सकते हैं किसी भी कंट्री में, नेशनल बेसिस, स्टेट बेसिस और डुअल बेसिस। जो आपने पढ़ा था जीएसटी में स्टार्टिंग में कि जो केलकर टास्क फोर्स कमेटी थी 2004 में, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दी थी कि इंडिया में जीएसटी नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए, कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाए जीएसटी और कोई नहीं लगाए तो नेशनल बेसिस होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती तो उसे स्टेट बेसिस पे जीएसटी बोला जाएगा। और अगर दोनों मिलकर लगाती है, यानी आधा लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट, तो उसे डुअल बेसिस पे जीएसटी लगाना कहा जाएगा। पर इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलती है और स्टेट गवर्नमेंट भी चलती है इंडिया में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम डुअल बेसिस पे जीएसटी चार्ज करेंगे इंडिया में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी डुअल बेसिस पे जीएसटी चार्ज करेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाएगी जीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी। तो ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया था। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इंडिया हैज़ अ यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल तो संघीय ढांचा, इंडिया का एक संघीय स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट चलती है। इन व्यू ऑफ द सेम इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ डुअल जीएसटी मॉडल, इंडिया ने डुअल जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया है। अंडर डुअल जीएसटी मॉडल द सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकारों के पास साथ साथ में अधिकार होगा। लेवी मतलब चार्ज करना, लगाना, जीएसटी ऑन कंप्लीट सप्लाई चेन, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज तक, जब तक एंड कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाता सामान, मैन्युफैक्चर से लेके एंड रिटेलर तक, सब पे गवर्नमेंट जीएसटी लगाएगी। दस टैक्सेस इम्पोज कॉन्करेंटली, कॉन्करेंटली मतलब साथ साथ लगाया जाता है, बाय द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली टैक्स लगाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे।
नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू टैक्स इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा मतलब बताया था विद इन स्टेट अगर आप सामान बेचते हैं, सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसे इंट्रा स्टेट बोलते हैं। इस पर CST और CGST और SGST लगता है। एंड स्टेट आर ऑल्सो एम्पावर टू टैक्स सर्विसेज। स्टेट्स को भी राइट दिया गया कि वो सर्विसेज पे भी लगा सकते हैं GST। पहले क्या होता था, आपने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में कि अगर इंट्रा स्टेट सामान बिक रहा है, विद इन स्टेट सामान बिकता था तो केवल वैट लगता था, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, यानी सेल्स टैक्स, और वो केवल स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। और सर्विस टैक्स पे टैक्स केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। पर अब GST आने से क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करेगी गुड्स पे GST, और सर्विस टैक्स पे, सर्विसेज पे स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करेगा GST। GST एक्सटेंड होता है टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होता है। फिर CGST क्या होता है, SGST क्या होता है, UTGST क्या होता है, IGST क्या होता है, ये भी स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ा था, पर हम वापस रिवाइज कर लेते हैं जब टॉपिक दे रखा है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी तो उसे बोलते हैं CGST GST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर विद इन स्टेट सामान बिकता है, विद इन स्टेट समझ जाए सेम स्टेट में ही सामान बिक रहा है, तो CGST और SGST चार्ज किया जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट गुड्स सप्लाई, INTR इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा INTR इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब अगर आप विद इन स्टेट गुड्स बेच रहे हैं, अगर आप विद इन स्टेट गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। और यहाँ पे आधा टैक्स लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा टैक्स लेगी स्टेट गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए आप यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करें, यूनियन टेरिटरी मतलब चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लद्दाख, ये समझते हैं यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी में क्या लगेगा, CGST, आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी टैक्स आपसे, और फिर प्लस UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर यूनियन टेरिटरी में आप गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं तो आधा टैक्स लगेगा GST, वो CGST लगेगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूनियन टेरिटरी है से UTGST चार्ज होगा। क्लियर। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान तो इसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर INTR इंटर स्टेट सप्लाई। इसका मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। अब किन केसेस में होगा ये, एक होगा अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो भी वो इंटर स्टेट है। एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में जा रहा है तो भी इंटर स्टेट है। एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहा है तो भी इंटर स्टेट है। या एक यूनियन टेरिटरी से स्टेट में जा रहा है तो भी इंटर स्टेट सप्लाई में आ जाएगा। यानी सिंपल का लॉजिक है, अगर बॉर्डर क्रॉस हो रहा है तो आपको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा उस सप्लाई को। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तब भी वो इंटर स्टेट हो गया, राइट। एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में जा रहा है, जैसे पंजाब से राजस्थान से कोई सामान चंडीगढ़ जा रहा है, राइट। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, यूनियन टेरिटरी में जा रहा है तो भी वो इंटर स्टेट होगा। चंडीगढ़ से कोई सामान अंडमान निकोबार जा रहा है, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी जा रहा है तभी बॉर्डर क्रॉस होगा। या चंडीगढ़ से कोई सामान यूपी जा रहा है तो भी बॉर्डर क्रॉस होगा। तो इन केसेस में इन्हें इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप जा रहा है सामान, और यहाँ पे IGST चार्ज होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट को राइट नहीं है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो स्टेट्स को राइट नहीं दिया गया है GST लगाने का। आप पढ़ चुके हैं, दोबारा रिवाइज करा देते हैं। जब GST आया था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, उसमें आर्टिकल 246A हमने ऐड किया, उसमें हमने 2 सब आर्टिकल बनाए। पहले पॉइंट में लिखा अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, विद इन स्टेट सप्लाई हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का तो CGST SGST लगेगा, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर IGST लगेगा। यानी पार्लियामेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होगी वहाँ पे IGST चार्ज किया जाएगा। क्लियर, पढ़ लेते हैं, ये लिखा हुआ है इस पूरे पैराग्राफ में फटाफट। CGST, SGST, UTGST और IGST। GST इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम होगा उसी स्टेट को फ़ायदा मिलेगा। ये कल क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ऑन ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा,
और बोथ फॉर अ कंसिडरेशन, जब सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन दे रहा हो, कंसिडरेशन मतलब कुछ के बदले कुछ, अब पैसे लेके बेचते हैं, सामान्य कुछ गुड्स लेके बेचते हैं तो उसे कंसिडरेशन कहा जाता है। जैसे पेन मैं आपको बेच रहा हूँ 10 रुपये में, तो मेरे लिए 10 रुपये क्या होगा, कंसिडरेशन। आपके लिए पेन हो जाएगा कंसिडरेशन, कुछ के बदले कुछ, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो इट इज़ नोन एज ए कंसिडरेशन बोला जाता है। तो जब आप कंसिडरेशन लेंगे तभी तो दूंगा जीएसटी, पर कुछ एक्सेप्शन आएंगे, अगर आप फ्री में भी किसी को कुछ देंगे तो भी जीएसटी लगता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसी में आगे आएंगे। जीएसटी इन इंडिया कंप्राइजेज मतलब इंक्लूड्स ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, एक तो सीएसटी आता है, लेविट जो कि लगाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है एसजीएसटी, लेविट जो कि लगाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज आता है विद लेजिस्लेचर, जिन आपने पढ़ा था दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, पर इन्होंने खुद की विधानसभा बना रखी है, वहाँ लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है। तो भले ही यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, पर इन्हें स्टेट का ही दर्जा दिया गया है जीएसटी में, यानी अगर आप दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर में शॉपिंग करेंगे तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ही लगेगा, क्योंकि इन्हें स्टेट ही माना जाएगा जीएसटी में, क्योंकि इनकी खुद की विधानसभा है, वहाँ चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, राइट। एंड यूनियन टेरिटरी, इनके अलावा जो है यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे लगेगा यूटीजीएसटी। लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, जैसे चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लद्दाख, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, तो वहाँ पे कोई विधानसभा नहीं है, वो स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वहाँ पे सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी चार्ज होगा। ऑन इंट्रा स्टेट बता दिया था, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, अगर आप सेम स्टेट में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं या सेम यूनियन टेरिटरी में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं इंट्रा, INTRA, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। एज ए जनरल रूल वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लाई, यानी जो दे रहा है सप्लायर, बेचने वाला, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई यानी जो खरीदने वाला पर्सन है, और सर्विस आर इन द सेम और यूनियन टेरिटरी, मतलब एक ही जगह रहते हैं उन्होंने, सप्लाई और रेसिपिएंट, जीएसटी में बायर वर्ड नहीं आएगा, बायर को रेसिपिएंट बोलते हैं, वो रिसीव कर रहा है सप्लाई यानी सर्विसेज को। तो अगर सप्लायर और रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ मतलब जहाँ पे डिलीवरी दी जाएगी गुड्स और सर्विसेज की, प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लाई सेम ही स्टेट में है, तो इट इज ट्रीटेड इंट्रा स्टेट सप्लाई, तब तो इंट्रा ही हो गया ना, सेम स्टेट। मैं भी राजस्थान में रहता हूँ, आप भी राजस्थान में रहते हैं, आप मुझे कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं तो ये इंट्रा स्टेट हो गया, सप्लायर भी राजस्थान में रहता है और जो सप्लाई कर रहे हैं, आप गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी राजस्थान में ही दे रहे हैं, सेम स्टेट है यूनियन टेरिटरी, इट इज ट्रीटेड इंट्रा स्टेट सप्लाई, इसे इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे, और गुड्स और सर्विसेज रिस्पेक्टिवली। फर्दर वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लाई यानी सर्विस देने वाला, यानी गुड्स और सर्विस देने वाला, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और जहाँ वो डिलीवरी दे रहा है गुड्स और सर्विसेज की, आर इन 2 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, वो 2 अलग अलग जगह हैं। जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ, मैं यूपी के आदमी को गुड्स की डिलीवरी दे रहा हूँ, सप्लाई दे रहा हूँ, तो मैं रहता हूँ राजस्थान में और सप्लाई दी जा रही है यूपी में, तो 2 अलग स्टेट हो गए, राइट। 2 डिफरेंट यूनिटरी हो सकती है, एक चंडीगढ़ में रहता है, एक अंडमान निकोबार में रहता है, तो 2 डिफरेंट यूनिट टेरिटरीज हो सकती हैं। और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हो सकती है कि एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में जा सकता है सामान। इट इज़ ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस माना जाएगा। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू, इन पे क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे IGST चार्ज किया जाएगा, ठीक है। जैसे जीएसटी की रेट अगर 10% है किसी प्रोडक्ट पे, तो आधा हो जाता है, 5% लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम CGST बोलते हैं, और 5% लगता है SGST, जिसे हम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। अगर यूनियन टेरिटरी है तो UTGST लगेगा, राइट। पर आप अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो IGST लगता है, और IGST इन दोनों के टोटल के बराबर ही होता है, यानी इन दोनों का टोटल हो गया 10%, तो 10% से लगेगा IGST, तो IGST, GST और CGST और SGST का ही टोटल होता है। ये लाइन यहाँ पे बोल रही है, IGST इज द सम मतलब टोटल होता है ऑफ CGST एंड SGST और UTGST का, एंड इज लेविड, ये लगाया जाता है, चार्ज किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, जब भी बॉर्डर क्रॉस होगा, सिंपल लैंग्वेज में वहाँ पे IGST चार्ज होगा, और IGST कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे लेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, कि जब जीएसटी को इंडिया में लाएगा तो ऑब्वियसली कानून बनाने पड़े, या पढ़ चुके हैं, बहुत सारे कानून बने जीएसटी के आने से, वो भी दे रखा है यहाँ पर, तो आपने पढ़ लिया था। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाना था जीएसटी, इसलिए CGST एक्ट बना, CGST एक्ट 2017, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट।
हर स्टेट को लगाना था, तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से कानून पास किया एसजी को कि इस बिना कानून बनाए आप टैक्स नहीं ले सकते हैं पब्लिक से। आप पढ़ चुके हैं आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी राज्यसभा विधानसभा में एक अलग से कानून पास किया SGST लगाने का, जिसे बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017। ऑल्दो दोनों में सेम ही चीज़ें लिखी गई हैं, पर पास तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टेट को अपनी विधानसभा में भी कानून बनाना पड़ेगा, तभी वो टैक्स ले सकता है। बिना कानून बनाए तो टैक्स आप ले ही नहीं सकते। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है तो IGST लगा था। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट बना 2017, राइट। फिर आपने पढ़ा था कुछ स्टेट को GST के आने से अगर लॉस होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको कंपनसेट करेंगे, हम आपको टैक्स का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करेंगे। इसके लिए एक GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट बना 2017। तो एक तो बना CGST एक, राइट। SGST इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सब ने SGST एक पास किया, ठीक है। तो 29 स्टेट है, 29 SGST बिल हो गए, राइट। एक हो गया IGST, ठीक है, और एक हो गया आपका ये GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। फिर जो यूनियन टेरिटरी है उन पर भी तो टैक्स लगाना था। जो यूनियन टेरिटरी जिनकी खुद की विधानसभा नहीं है तो उनके लिए क्या बनाया गया, UTGST एक, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, ये भी एक बना। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कितने सारे कानून पास किए गए इंडिया में GST को लाने के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे बता रखा है। देयर इज अ सिंगल लेजिस्लेशन, एक ही कानून बनाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है तो एक ही कानून बनाएगी, CGST एक्ट 2017 फॉर लेविंग मतलब चार्ज करने के लिए, चार्जिंग करने के लिए CGST। सिमिलरली यूनियन टेरिटरीज, वो यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर जहाँ पे खुद की विधानसभा नहीं है, वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़ आर गवर्न बाय UTGST एक्ट 2017। वहाँ पे UTGST लगाया गया फॉर लेविंग UTGST लगाने के लिए, ठीक है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर ओन लेजिस्लेचर, मतलब जिन यूनियन टेरिटरी ने अपनी खुद की विधानसभा बना रखी है उन्हें स्टेट का ही दर्जा दिया जाएगा GST में से, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पौंडीचेरी। तो यहाँ पे अगर आप शॉपिंग करेंगे तो CGST और SGST लगेगा। हैव देयर ओन GST लेजिस्लेशन, इनका खुद का GST का ही कानून है फॉर लेविंग SGST चार्ज करने के लिए। यानी अगर स्टेट्स में बेच रहे हैं तो CGST और SGST लगेगा, सिंपल। इन लद्दाख, अगर आप लद्दाख में शॉपिंग कर रहे हैं तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे CGST लगेगा, एक तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक लगेगा UTGST, ठीक है। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड मतलब चार्ज किया जाएगा ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अगर आप दिल्ली में शॉपिंग करें, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है पर एक स्टेट भी है, यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं तो इन्हें खुद की विधानसभा है इसकी खुद की, दिल्ली विद स्टेट लेजिस्लेचर है, राइट। तो यहाँ पे शॉपिंग करेंगे तो CGST एंड SGST ही चार्ज होगा लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। दो देयर आर मल्टीपल SGST लेजिस्लेशन, हर स्टेट ने अपना अलग कानून बनाया है पर बेसिक चीज़ें सेम है, यानी 99.99% चीज़ें CGST से ही कॉपी की हैं स्टेट गवर्नमेंट ने। द बेसिक फीचर्स ऑफ लॉ सच ए चार्जेबिलिटी, कब लगेगा GST, डेफिनेशन क्या है, टैक्सेबल इवेंट, अभी आप पढ़ेंगे इन सब का मीनिंग। टैक्सेबल इवेंट मतलब ऐसा क्या काम करते हैं जिससे टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट होती है, ऐसा कोई भी काम करना जिससे आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाते हैं तो उसे लॉ में बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। जैसे इनकम टैक्स में क्या काम करेंगे, आप इनकम अर्न करेंगे तो इनकम अर्न करना एक टैक्सेबल इवेंट है। GST में क्या होगा टैक्सेबल इवेंट, जब आप गुड्स और सर्विस सप्लाई करेंगे, बेचेंगे तो टैक्सेबल इवेंट है, राइट। टैक्सेबल पर्सन मतलब जिसको GST नंबर ले रखा है वही देगा GST। क्लासिफिकेशन कैसे होगा, कैसे वैल्यूएशन कैसे होगा गुड्स का सर्विस का, प्रोसीजर क्या है, कैसे कलेक्ट करोगे आप जनता से टैक्स, लेवी ऑफ टैक्स कैसे लगाएंगे एंड द लाइक। इसी तरह के सेम आर यूनिफॉर्म मतलब इक्वल है, एक जैसे ही इन ऑल SGST लेजिस्लेशन एज फार एज विजिबल, मतलब जितने हद तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मैच होते हैं ये सारे प्रोविजन सेम है। यानी आपके कोर्सेज में अलग से कोई स्टेट का एक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो SGST एक्ट है वो CGST से इंस्पायर्ड है। तो 99.99% चीज़ें बिल्कुल सेम है, 0.01% का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम आगे पढ़ सकते हैं। दिस इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द इसेंस ऑफ डुअल GST, और ऐसा करना जरूरी था, तब सेम रखोगे सारी चीज़ें तभी तो कोई क्लैशेस नहीं होंगे। यानी जिस बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है टैक्स उसी बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है टैक्स, राइट। तो ये ज़रूरी था डुअल GST स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाम से पता चल रहा है क्लासिफिकेशन मतलब बांटना गुड्स और सर्विसेज को। अब क्वेश्चन उठता है गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों बांटना है GST में, क्लासिफिकेशन।
बहुत सारे गुड्स हैं, थाउजेंड्स से ज़्यादा गुड्स हैं, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं। अब गवर्नमेंट ने बोला गुड्स और सर्विसेज पे देना पड़ेगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि पेन पे किस रेट से देना है, मुझे मोबाइल पे किस रेट से देना है, टीवी, प्रोजेक्टर, बहुत सारे गुड्स होते हैं। ऐसे सर्विसेज भी बहुत सारी, ऑडिट सर्विस पे क्या रेट लगेगी, मेडिकल सर्विसेज पे क्या रेट लगेगी, ओला उबर जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते हैं एयरलाइंस कंपनियाँ, ये किस रेट से देंगे। तो ऐसे तो गुड्स तो बहुत बड़े हैं और सर्विसेज बहुत बड़ी है, ठीक है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में माफ़ कर देती है, यानी जीएसटी लगना चाहिए, पर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, इनको पे हम जीएसटी नहीं लेंगे। इन्हें बोलते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स। एग्जेम्प्टेड मतलब उन पे लगना तो चाहिए जीएसटी, पर गवर्नमेंट एक अलग से लिस्ट निकालती है कि इन चीज़ों पे हम जीएसटी नहीं लेंगे फ़िलहाल, तो उन्हें बोलते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स। हाँ, कल को अगर गवर्नमेंट का मूड चेंज हो गया तो वो एग्जेम्पशन विड्रॉ कर सकती है, वापस ले सकती है, वो एग्जेम्पशन विड्रॉ कर सकती है, वापस ले सकती है, और गुड्स और सर्विसेज, गुड्स पे दोबारा टैक्स लगा सकती है। पर जब तक गवर्नमेंट एग्जेम्पशन वापस नहीं लेती, उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल 12th क्लास तक जो स्कूल होते हैं, जो भी एजुकेशन देते हैं, स्कूल में भी दी जा रही सर्विसेज, पढ़ाते हैं वो सर्विस दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया जो भी स्कूल्स हैं भले वो सर्विसेज दे रहे हैं, पर इस अप टू 12th स्टैंडर्ड कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। क्लियर? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अभी मुझे पता कैसे चलेगा, इसके लिए गवर्नमेंट को एक लिस्ट देनी पड़ेगी ना, एक क्लासिफिकेशन करना होगा, बांटना होगा कि भैया इन गुड्स पे तो तुम्हें जीएसटी देना है और वो भी इस रेट से देना है, इन गुड्स पे तुम्हें नहीं देना है, इन सर्विसेज पे देना है, इन सर्विसेज पे नहीं देना, राइट। गवर्नमेंट नहीं बताएगी, तो इससे बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो। जो असेसी है, जो टैक्स पेयर है, जो पर्सन है, उसे पहले से ही पता हो कि भैया जो तुम गुड्स बना रहे हो उस पे इस रेट से लगेगा जीएसटी, जो तुम सर्विस दे रहे हो उस पे इस रेट से लगेगा, इन गुड्स पे नहीं लगेगा, इन सर्विसेज पे भी नहीं लगेगा। इसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है गुड्स एंड सर्विसेज का, टू नो दैट टैक्स लाइबिलिटी, कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी, रेट ऑफ टैक्स डिसाइड होगी इसके बेस पे। एग्जेम्प्टेड है तो एक्स पता चल जाएगा कि वो गुड्स एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। अब रेट कैसे पता डिसाइड होगी, सर रेट बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और जीएसटी की रेट डिफरेंट डिफरेंट होती है, किसी पे 5% होगी, राइट, किसी पे अलग अलग रेट्स होती हैं। रेट्स आप पढ़ते हैं जीएसटी में, अलग अलग रेट से जीएसटी लगता है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी रेट से कब देना है जीएसटी, तो वो भी समझ लें। गवर्नमेंट ने एक कोडिंग सिस्टम अडॉप्ट किया है, HSN, इसे बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, फुल फॉर्म ये हो गई हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, आपने सुना होगा, इंडिया भी उसका मेंबर है। तो एक कोडिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है गुड्स और सर्विसेज को जानने के लिए। अब सर ये क्यों किया जाता है, इसे समझने कॉन्सेप्ट। राइस, इंग्लिश में चावल को राइस बोलते हैं, आपको पता है, हिंदी में अपन चावल बोलते हैं। और भी लैंग्वेजेस होते हैं, इसमें डिफरेंट नाम से नहीं बोला जाता है। स्विट्ज़रलैंड में जाएंगे तो अजरू बोलते हैं, राइट। अब कोई पर्सन जा रहा है राइस खरीदने स्विट्ज़रलैंड, उसे इंग्लिश नहीं आती है ना स्विस लैंग्वेज आती है, राइट, तो वो बोलेगा मुझे चावल दे दो। अब स्विट्ज़रलैंड के आदमी को समझ में ही नहीं आएगा क्या मांग रहा है, राइट, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि या तो इंग्लिश में बोलें आप, माइट भी अगर वो इंग्लिश जानता है तो समझ जाए, या फिर उसकी लोकल लैंग्वेज में बोलें कि चावल को क्या बोलते हैं, पर आप तो चावल बोल रहे हैं क्योंकि आपको हिंदी आती है केवल। तो ऐसे आप वो पता ही नहीं कर पाएगा आपको क्या गुड्स चाहिए, और आप भी नहीं समझा पाएंगे उसको कि आपको क्या गुड्स लेना है। हाँ, दिखा के इंडिकेशन दे के आप फिर बोल सकते हैं ये है, मुझे ये चाहिए, पर उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ कोडिंग सिस्टम दे रखे हैं ताकि हर गुड्स को पहचानना आसान हो जाए, कोड कर दिया गया है, ठीक है। तो उन कोडिंग सिस्टम को बोलते हैं HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। जैसे हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा एक प्रोडक्ट उठाया जाता है जिसमें बार कोड बने होते हैं, जैसे वो ब्लिंक करते हैं, कंप्यूटर की लाइट उस पर डालते हैं, वो अपने आप ले लेता है कि आपने क्या खरीदा है, उसका कोड क्या है। तो ऐसे इन सबको बोलते हैं HSN कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कैसे बनते हैं चैप्टर, एक होता है चैप्टर, एक होती है हेडिंग, एक होती है सब हेडिंग, एक होता है टैरिफ आइटम। टैरिफ यानी टैक्सेबल आइटम। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे जीएसटी लगेगा, गवर्नमेंट ने बोला इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जितने भी हैं उन पे हम जीएसटी लगाएंगे, तो ये हो गया चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स।
ये तो मेन चैप्टर हो गया कि सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे जीएसटी लगेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी कई तरह के होते हैं, माइक बनाते हैं आप, टीवी बनाते हैं, मॉनिटर, डिस्प्ले, राइट, बहुत सारे हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो गवर्नमेंट ने फिर इसमें कैटेगरी बनाई कि हम बात कर रहे हैं, इसमें हेडिंग दे दी कि भाई अगर आप माइक बनाते हैं, ये टीवी बनाते हैं, ये मॉनिटर्स, तो मॉनिटर ले लेते हैं। मॉनिटर और डिस्प्ले कैटेगरी हुई, वो हेडिंग हो गई जो इसके अंदर आएगी। ये तो मेन हेडिंग हो गई, मेन चैप्टर हो गया। इसमें इस हेडिंग हो गई कि मॉनिटर डिस्प्ले आप बनाते हैं। अब मॉनिटर डिस्प्ले भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो आपने बोला मैं तो एलईडी बनाता हूँ टीवी, तो एलईडी टीवी हो गया आपका सब हेडिंग इसी के अंदर। मॉनिटर डिस्प्ले भी अलग, कोई टैब बनाता होगा, कोई मोबाइल बनाता होगा, तो इसमें एलईडी टीवी बनाते हैं, तो ये हो गया आपकी सब हेडिंग जो इसका एक पार्ट है। अब एलईडी टीवी भी कई कैटेगरी के होते हैं, 32 इंचेस, 51 इंचेस, 105, राइट, अलग अलग तरीके होते हैं। तो आप बनाते हैं 105 इंचेस का टीवी, गवर्नमेंट ने बोला अगर 32 इंचेस का बनाते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इस पर लगेगा 5%। 105 इंचेस का बनाते हैं तो इस पर लगेगा 12%, सपोज एग्जांपल के तौर पे। तो आप तो 105 बनाते हैं तो 12% जीएसटी लगेगा। तो इस तरह का आदमी पहचानता है कि उसे कौन से प्रोडक्ट पे किस रेट से जीएसटी देना है। एक मेन हेडिंग यानी चैप्टर में जाएगा, उसमें सब हेडिंग में जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में आप बनाते हैं अपने प्रोडक्ट, उसमें भी आप क्या बनाते हैं आप उसको देखेंगे, और फिर उसमें किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। 105 इंचेस टीवी बना रहे हैं आप तो 12%। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको कोड दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। जैसे गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कोड दिया सपोज 28, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो नहीं प्रैक्टिकल ऐसा हो, क्योंकि वो बहुत बड़ी लिस्ट होती है, आपको एक कोड नहीं याद करने होते, ये किसी को भी याद नहीं होते, ये देख के ही बताना होता है इस कोड का। फिर 028 तो मेन चैप्टर हो गया, ये 28 चैप्टर बनाए, एक लिस्ट बनाई गवर्नमेंट ने चैप्टर गुड्स की। मॉनिटर अगर डिस्प्ले को हमने नंबर दे दिया 11 नंबर पे आता है मॉनिटर डिस्प्ले, उसके 5 मतलब मान लेते हैं 15 नंबर पे एलईडी टीवी आता है, और उस टैरिफ आइटम में 5th नंबर पे आपका ही आता है 05 हो गया, तो 05 लिख दिया 5वें नंबर पे। अब इन्हें कंबाइन कर दूँ, 2, 8, 11, 15, 05, यानी हर 2 डिजिट का नंबर होगा, और ये HSN कोड कितने डिजिट का होगा, 8 डिजिट का होगा। हर प्रोडक्ट का एक HSN कोड होगा, और हर 2 डिजिट का उसमें कोई मतलब होगा। पहली 2 डिजिट को क्या बोलेंगे आप, चैप्टर, नेक्स्ट 2 डिजिट को बोलेंगे हेडिंग, फिर उसके बाद होगी सब हेडिंग, और उसके बाद अगर टैरिफ आइटम, तो किस रेट से देना है उस प्रोडक्ट पे। टैरिफ मतलब टैक्सेबल आइटम, कौन से किस पे टैक्स देना। तो इस तरह से आदमी पहचानता है कि उसका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आता है, और रेट पता चल जाती है कि इस कैटेगरी में अगर आपका 32 में आता है तो रेट हो जाएगी 5%। तो गवर्नमेंट ने हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इंडिया में अडॉप्ट कर रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट मेंबर है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और पूरे वर्ल्ड में कोड सेम होते हैं। जो इंडिया में ये अगर HSN कोड है इसका एलईडी टीवी का, तो सेम अमेरिका में भी होगा, रशिया में भी होगा, सारी जगह सेम कॉमन कोड होंगे, ताकि जिससे लैंग्वेज नहीं आती, लोकल लैंग्वेज, कोड देख के भी समझा सके कि भैया मुझे इस कोड का प्रोडक्ट चाहिए, राइट। इसी तरह सर्विसेज होते हैं, सर्विसेज के लिए भी सेक होता है, ठीक है। सर्विस अकाउंटिंग कोड बनाए गए हैं, ठीक है, ये 6 डिजिट के होते हैं। सर्विस में 6 डिजिट को अडॉप्ट किया जाता है, 6 डिजिट के कोड होते हैं। आपको कोड नहीं पढ़ने हैं, आपके एग्जाम में ये नहीं आएंगे HSN कोड, नहीं फाइनल में आते हैं, ये लर्न नहीं करने होते, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने कोडिंग सिस्टम डेवलप किया ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड में जो चल रहे हैं कोड, वही कोड अडॉप्ट किए गए हैं, ताकि प्रोडक्ट में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो, और सेम कोड वाले प्रोडक्ट पे GST की रेट बताई जाती है। इसे GST में गुड्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है एज पर HSN कोड। गुड्स में HSN कोड ही होंगे, ठीक है, और सर्विसेज में सर्विस अकाउंटिंग कोड यूज़ किए जाते हैं। सर्विस अकाउंटिंग कोड तो 6 डिजिट के होते हैं, और HSN कोड गुड्स के लिए 8 डिजिट के होते हैं। तो पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन डिटरमाइन, क्लासिफिकेशन से ही पता चलता है द रेट ऑफ टैक्स, कौन सी कैटेगरी में आपका गुड्स आता है, रेट अलग अलग होती हैं। एप्लीकेबल ऑन अ पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग द गुड्स अंडर द GST। HSN कोड यूज़ किए जाते हैं गुड्स को बांटने के लिए। चैप्टर रेफर टू इन द रेट ऑफ शेड्यूल फॉर गुड्स, और चैप्टर ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। कस्टम ड्यूटी लगती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो उसके भी गुड्स कॉमन है पूरे वर्ल्ड में। तो जो कस्टम एक्ट टैरिफ एक्ट में जो कोडिंग दे रखी है HSN कोड, वही कोडिंग सिस्टम अपन ने अपनाया है GST में।
अ न्यू स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज डिवाइड, सर्विस के लिए भी एक स्कीम बनाई गई है वेन द सर्विसेज ऑफ वेरियस डिस्क्रिप्शन हैव बीन क्लासिफाइड। सर्विसेज को भी बांटा गया है, बहुत सी सर्विस, ऑडिट फीस और ऑडिट सर्विस होगी, मैनेजमेंट सर्विसेज होंगी, मेडिकल सर्विसेज होंगी, तो इनकी भी कैटेगरी बनाई गई है अंडर वेरियस सेक्शन, हेडिंग एंड ग्रुप्स में। ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ वेरियस सर्विस कोड, सर्विस कोड होते हैं, सेक सर्विस अकाउंटिंग कोड बोला जाता है, इज यूज फॉर क्लासिफाइंग द सर्विसेज अंडर द जीएसटी लाइक HSN कोड फॉर गुड्स। तो आप समझ सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तभी इन्होंने यहाँ पे ये भी नहीं बताया कि 8 डिजिट का होता है या 6 डिजिट का होता है, बस क्योंकि लर्न नहीं करना होता, बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है और ये पूरे वर्ल्ड में सेम होता है, ताकि कोई लोकल लैंग्वेज नहीं भी जानता हो तो भी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो, कोड से पता चल जाए कि आप इस कोड के प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं। कोड के अकॉर्डिंग ही गुड्स की टैक्स लायबिलिटी और सर्विसेज की टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होती है। क्लियर? अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।